हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नबार्ड ग्रेड ए का जो फेज़ 1 एग्जाम है वो ओवर हो चुका है और अब आप में से बहुत से लोग इस एग्जाम के सेकंड फेज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे आपके बहुत से डाउट्स होंगे कि किस तरीके से हमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से ESI ARD का डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्रिपेयर करना है, कितना हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए, करंट अफेयर्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, करंट अफेयर्स की या स्टैटिक की वेटेज कितनी रहती है। सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहे होंगे रिगार्डिंग द फेज 2 एग्जाम। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरीके से आपको चीजों को प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप चीजों को प्लान कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग 30 डेज ऑफ योर फेज 2 एग्जाम। ठीक है, आज 25 ऑफ दिसंबर है और 25 ऑफ जनवरी को आपका एग्जाम है। सो लगभग 30 डेज आपके पास बचे हैं। सो हम देखेंगे कि इन 30 डेज में आप किस तरीके से चीजों को कवर कर सकते हो अपने फेज 2 एग्जाम के लिए। इस वीडियो के अंदर ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं कि डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर कैसे करना है, सोर्सेज क्या हैं, सिमिलरली ARD को कैसे प्रिपेयर करना है, ESI के लिए क्या बेटर सोर्सेज हैं, डिटेल स्टडी प्लान क्या है, ये सारी चीज़ों को हम हमारे आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक होलसम और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस और आपके पास हर एक कंपोनेंट की स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये गाइड बुक आपके लिए बनाई है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फेज 2 एग्जाम है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या रहने वाला है। फेज 2 एग्जाम के अंदर आपके दो पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल इंग्लिश का होगा, ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होगा, विच मीन्स आपको यहाँ पर आंसर्स टाइप करने हैं। ठीक है, आपको कीबोर्ड मिलेगा, आंसर्स टाइप करने हैं। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 90 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में पेपर 2 जो है वो आपका ESI और ARD का है। इसका सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो आपने फेज 1 के अंदर ESI और ARD को पढ़ा है। ठीक है, इस पेपर के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला होगा ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, ये 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे। सो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के होंगे, दैट इज अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स। और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के होंगे, दैट इज अ टोटल ऑफ 10 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चंस जो हैं वो वर्थ 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पार्ट रहेगा और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो जब पेपर स्टार्ट होगा सो पहले 30 मिनट्स में आपको ऑब्जेक्टिव करना है, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और 90 मिनट्स का यहाँ पर रहेगा। लेकिन इन 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे 15 मार्क्स के रहेंगे और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे 10 मार्क्स के रहेंगे। राइट, सो इन दिस मैनर 4 क्वेश्चंस विल बी देयर वर्थ 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहने वाला है। 6 क्वेश्चंस में से 4 आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है पेपर का। अब हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स को डीप डाइव करते हैं, कैसे इनको प्रिपेयर करना है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, क्या आप अपना एक टारगेट स्कोर लेकर के चलेंगे। सो देखिए, सबसे पहले मैं 2024 की अगर कट ऑफ की बात करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी फेज 2 और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनेगी। इंटरव्यू यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा और फेज 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा। देखो, इंटरव्यू जो है वो थोड़ा सा एक अनसर्टेन स्टेट जो है वो रहता है और ये हम सबको पता है। तो जितने ज्यादा मार्क्स आप यहाँ स्कोर कर लोगे उतनी कम आपकी रेलेवेंस इस अनसर्टेन स्टेज के ऊपर होगी। सो ट्राई टू डू योर बेस्ट फॉर दिस फेज 2 एग्जाम। ठीक है, अब फेज 2 के अंदर अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूँ तो हमारी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी 126 मार्क्स। ठीक है, 126 मार्क्स आपकी कट ऑफ थी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। पेपर 1 के अंदर आपकी सेक्शनल कट ऑफ थी 54 मार्क्स। पेपर 2 के अंदर आपकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर आपकी सेक्शनल कट ऑफ थी 22 मार्क्स। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वहां पर आपकी कट ऑफ थी 32 मार्क्स। सो यू कैन सी कि यहाँ पे कट ऑफ्स जो है वो काफी हाई रहती हैं। जो हमारा फेज 2 होता है, देखो अगर आपका अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करती हूँ तो टारगेट स्कोर आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं 140 मार्क्स का एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप अपने ओवरऑल स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से मीट कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने 2023 की कट ऑफ भी ली है विच वाज 128.50। सो मिनिमम आपका दोनों पेपर के अंदर 65 मार्क्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, केवल अगर आप बेयर मिनिमम लेकर आओगे सो ये आपकी फाइनल मेरिट को क्लियर करने के लिए काफी नहीं होगा। सो योर टारगेट स्कोर शुड बी अराउंड 70 to 75 मार्क्स इन बोथ दी पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये रही बात हमारी टारगेट स्कोर की। अब हम आगे चलते हैं, एक एक पेपर को देखते हैं। सबसे पहले आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर आपके सामने गिवन है, उसके
सिलेबस में हमें ये चीजें प्लान करनी है। एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, बिजनेस एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, ये 4 चीजें हमारी यहाँ पर रहेंगी। बिजनेस एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस का यहाँ पर मतलब होता है लेटर, ठीक है, लेटर राइटिंग का रहता है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हमसे किस तरीके के पूछे गए, किस तरीके के ऐसे टॉपिक्स थे, ठीक है, सो दैट थिंग्स आपके लिए थोड़ी और आसान यहाँ पे हो जाए। देखो 2023 का पेपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला हमसे ऐसे का टॉपिक पूछा गया है, हाउ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, गिव इट एंड एक्सप्लेन इट एंड गिव 5 एग्जाम्पल्स हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स एग्रीकल्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं अगर आपने एआरडी के लिए बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव को प्रिपेयर किया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। हॉर्टिकल्चर के अंदर जो हमारा प्रिजर्वेशन वाला पार्ट होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला जो हमारा पार्ट रहता है, उन सब के अंदर आपने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को कॉम्प्लीमेंट करके जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर आप देखोगे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, एक काफी जनरल टॉपिक है ये। देन हमारे सोसाइटी के अंदर इसके बारे में बात होती रहती है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, अगेन ये हमारे एक एआरडी के ही सिलेबस का पार्ट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पता होना। नबार्ड खुद कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए इतना ज्यादा काम करता है, तो इस टॉपिक का आपको पता होना जरूरी है। देन अगर आप देखोगे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, अगेन एक जनरल टॉपिक ये यहाँ पर है। अगर अब मैं बात करूं 2024 में हमसे किस तरीके के टॉपिक्स पूछे गए थे, तो हाउ कैन यूथ कंट्रीब्यूट टू इंडियाज प्रोग्रेस इन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इनिशिएटिव्स, एक ईएसआई से मिलता जुलता ये हमारा टॉपिक है। हाउ एक्सेस टू क्रेडिट इंक्रीजेस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, अगेन एआरडी से रिलेटेड टॉपिक है। इंटीग्रेटिंग फिश कल्चर विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम डिस्कस, ठीक है। अगेन एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री वाला चैप्टर अगर आपने किया है, फिशरीज वाला चैप्टर अगर आपने किया है, तो ये टॉपिक आपका डायरेक्टली वहां से उठकर आता है। लुक डीप इनटू नेचर एंड यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, एल्बर्ट आइंस्टाइन एलैबोरेट, ये एक थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर आप देखोगे सो मेजरली हमारा एआरडी और ईएसआई से मिलते जुलते टॉपिक्स हमसे पूछे गए। ये क्वेश्चंस दिखाने का आपको यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स में एसए के टॉपिक्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे एआरडी, ईएसआई या फिर सोसाइटी में चल रही जनरल चीजों से रिलेटेड है, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट एआरडी और ईएसआई का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके एसए के लिए जो फॉर्डर मटेरियल आपको चाहिए, एसए के लिए जो चीजें आपको चाहिए, वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होंगी। ऑफ कोर्स जिस तरीके से आप अपना एआरडी का पेपर अटेम्प्ट करोगे डिस्क्रिप्टिव और जिस तरीके से आप ऐसे लिखोगे उसके फॉर्मेट में, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, लेकिन जो फॉर्डर मटेरियल है, जो फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, पॉइंट्स आप एआरडी और ईएसआई के लिए इकट्ठा करोगे वही सेम एज इट इज आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऐसे वाले पार्ट में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और हमें इन 4 में से किसी एक ही टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होता है। ऐसे की जो वर्ड लिमिट है वो 500 टू 520 वर्ड्स यहाँ पर रहती है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक था वो था लेटर राइटिंग। अगर आप लेटर राइटिंग देखोगे यहाँ पे, सो अगेन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स हमें लिखनी है, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी रिगार्डिंग पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, राइट अ ग्रीवियंस लेटर फॉर फॉल्टी पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिलीवर्ड टू यू, राइट अ लेटर टू द इन हाउस एडिटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग एन आर्टिकल ड्यू टू क्लैश ऑफ टास्क। ये मैं कहूंगी कि बिल्कुल ही बेसिक टाइप की लेटर राइटिंग है। अगर आपने 12th क्लास के अंदर इंग्लिश का पेपर दिया है तो 12th क्लास के अंदर जो हमसे लेटर राइटिंग आती है ये बिल्कुल उसी तरीके की है। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव इट कि व्हेन आई रोट माय 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स देयर वाज अ सिमिलर क्वेश्चन, exactly similar question I wrote in my 12th board exams, and that is why I'm saying कि letter writing जो है वो यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल की रहेगी। बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरीके के एसेज यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो लेटर्स हैं वो नॉर्मल है, एसेज भी हैं। अगर आपने ईएसआई एआरडी का फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर किया है तो उसी एसे की हेल्प, उसी फॉर्डर मटेरियल से आप एसे भी यहाँ पर लिख सकते हो। और प्रेसीज जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के हमें दिखते हैं, ठीक है। एक इस तरीके का पैराग्राफ गिवन होगा और उसके बाद में एक टेबल गिवन रहती है हमें इस तरीके से, राइट। उसके अंदर हमें शॉर्ट फॉर्म के अंदर प्रेसी लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि पेपर के अंदर सिलेबस क्या रहता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से इस पेपर की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंग्लिश के पेपर में है वो है दैट इज टू लर्न द राइट टेक्निक, हाउ टू राइट अ गुड एसे, ठीक है। एसे अच्छा लिखना कैसे है, उसका इंट्रो कैसा होना चाहिए, उसका कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, कैसे आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट करोगे। सो यू शुड नो द टेक्निक ऑफ राइटिंग अ गुड एसे। सिमिलरली हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है। लेटर हमें लिखना कैसे है, उसके अंदर स्टार्टिंग में किसका एड्रेस आता है, एंड में किसका एड्रेस आता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हमारा क्या होगा, बॉडी में हमें कौन कौन से पॉइंट
पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, और आपका जो एसे और लेटर है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी टेक्निक ठीक है. So, for your descriptive English part, the first and the most important thing that you have to do is to learn the right technique. आपको सही टेक्निक का पता होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो जनरल हैं. सबसे पहले कि आप जो भी ESI और ARD का टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आप एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ठीक है. उसके बाद में करंट अफेयर्स, अगर आप एडिटोरियल्स अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, वरना अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक महीने के एडिटोरियल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो पाएगा. अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं देन इट इज़ फाइन, लेकिन जो भी आप करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी रीड करें, अगर आपको लगता है कि ये करंट अफेयर का एक ऐसा डेटा है, एक ऐसा पॉइंट है जो मैं कहीं यूज़ कर सकता हूँ, कोई वर्ल्ड लेवल के ऊपर पॉवर्टी को लेकर के अगर कोई रिपोर्ट आई है, विमेन कंडीशंस को लेकर के कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, एग्रीकल्चर की कोई रिपोर्ट आई है, तो उसके कुछ ऐसे डेटा फैक्ट्स जो आप अपने एस्से के अंदर यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन मेक अ स्मॉल नोटबुक आउट ऑफ इट और स्मॉल नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है. तो वो आप कर लीजिए. इस वक्त एडिटोरियल्स एक महीने के अंदर पढ़ के आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कोई चेंज हो पाएगा. अगर आपने अभी तक पढ़े हैं, यू आर रीडिंग इट रेगुलरली, देन इट इज फाइन, अदरवाइज लीव इट. उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है एनरिच योर नोट्स. और ये एनरिच ऑफ नोट्स से मेरा यही मतलब था कि जो भी करंट अफेयर्स में आप चीजें देख रहे हो, अगर आपको लगता है ये सिलेबस से रिलेटेड है, आप एसए में से यूज कर सकते हो, सो मेक देम इन योर नोट्स, ठीक है. उसके बाद में कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग. इस पार्ट को मैं अभी आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से, बट इट इज नॉट जस्ट रिवाइजिंग, इट इज रिवाइजिंग प्लस लर्निंग थिंग्स. आपको इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा, सबसे ज्यादा मगिंग अप का काम करना पड़ेगा. व्हाई? दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल इन द अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है. गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एंड FLTs एज यू कैन. जितना ज्यादा हो सके आप FLTs या मॉक टेस्ट पे जरूर इन्वेस्ट करिए इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आंसर्स जो है वो इवेल्युएट भी करवाने पड़ेंगे. आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के आंसर्स लिख रहे हो, क्या वो आंसर्स अच्छे लेवल के हैं या नहीं है, किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर करनी है एज फार एज द इंग्लिश पार्ट इज कंसर्न. अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने जो एक बात बोली थी कि फॉर्डर मटेरियल अपना प्रिपेयर करो, वो फॉर्डर मटेरियल अब हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें. सो स्टूडेंट्स, फॉर दैट आई वुड से जस्ट हैव सम पेशेंस. आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. उसके बाद में अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पेपर की तरफ, जो कि है ESI और ARD का पेपर. अब अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव की, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के अंदर यहाँ पे आपका, अगर आप पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टैटिक और करंट की क्या वेटेज रहती है. देखो यहाँ पे हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं. 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ESI से आएंगे लगभग, और 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ARD से आएंगे लगभग. यही हमारा रेशियो रहता है यहाँ पे, ठीक है. ESI के जो ये 15 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर 95% क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे हमारे करंट अफेयर्स से, ठीक है. कोई एक या दो क्वेश्चंस अगर स्टैटिक से हो गया तो हो गया, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स से ही होते हैं. अब जो हमारा ARD के 15 क्वेश्चंस हैं उनका रेशियो क्या रहता है. देखो जो हमने 2024 में देखा था, तो यहाँ पे रेशियो 50-50 का था. 8 क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर्स से थे और 7 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे स्टैटिक पार्ट से थे. तो फेज 2 के अंदर जो ARD के करंट अफेयर्स है उनकी वेटेज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमें ओवरऑल समझ आ रहा है कि देखो 15 क्वेश्चंस में से भी ज्यादातर हमसे करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है, ARD के क्वेश्चंस में भी हमसे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो ओवरऑल अगर करंट अफेयर्स की वेटेज ज्यादा है तो करंट अफेयर्स हमें कितने मंथ्स का पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है. हाउ मच टू रीड एंड व्हाट टू रीड. देखो करंट अफेयर्स अगर आपने अपने फेज 1 के लिए सितंबर मंथ से पढ़े थे, सो दैट इज फाइन. सितंबर से लेकर के जनवरी 20 तक ये मिनिमम करंट अफेयर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. अगर इससे पहले का भी अगर आपने अगस्त कवर किया हुआ है, दैट इज वेल वेरी गुड, बट अगर नहीं कवर किया तो एटलीस्ट सितंबर टू जनवरी का आप करंट अफेयर्स यहाँ पर जरूर लेके चलें. इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, लेट मी टेल दैट टू यू. सबसे पहले आपने कवर करनी है स्कीम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में रिपोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि फेज 1 में भी हमें रिपोर्ट्स देखने को मिली थी इस बार, तो आप रिपोर्ट्स को प्लीज मत छोड़िएगा, रिपोर्ट्स करनी है. जो आपका ESI करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं उनको मैं बता दूं कि आप करंट स्टेप मैगजीन अभी तक पढ़ रहे थे. करंट स्टेप मैगजीन में आपको GA, फाइनेंस के करंट अफेयर्स, ESI के करंट अफेयर्स, ये तीनों पार्ट्स देखने को मिलते हैं. लेकिन फेज 2 के लिए आपको केवल ESI के करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ने हैं. उसके बाद में एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स. एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर फेज 2
2 इज कंसर्न. सो ये सारी चीजें हैं जो आपने कवर करनी है एज फार एज द करंट अफेयर्स आर कंसर्न. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया. अब बात आती है स्टैटिक की, कि स्टैटिक में हमें क्या कवर करना है. तो देखो स्टैटिक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिक है उसके अंदर जो पार्ट आपने अपना फेज 1 के लिए कवर किया था सिर्फ वही चीजें यहां पर रहेंगी. यू ओनली हैव टू रिवाइज दोज थिंग्स. आप चीजों को बस रिवाइज कीजिए इन अ गुड इनफ मैनर. वही चीजें आपको यहां पर आगे काम आएंगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस की. तो पहले हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. सिलेबस जो है हमारा सेम रहेगा जो फेज 1 में था. यहां पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ऑल्दो हमारा सिलेबस सेम है, लेकिन जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है यहाँ पे ईएसआई और एआरडी का, वो स्लाइटली चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू द फेज 1 एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे 2 मार्क क्वेश्चन है. 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर पहले एक पैराग्राफ गिवन होता है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चंस जो है ये आते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा. सिमिलरली अगर आप देखोगे ये अगला पैराग्राफ हमें यहाँ पर गिवन है, ये एक स्कीम से रिलेटेड है और स्कीम से रिलेटेड ही हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए कि एग्री क्लिनिक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, फॉलोइंग एरिया, सॉरी. ठीक है, सो अगेन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली 1 ओनली 2 टाइप क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन हमें फेज 1 में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फेज 2 में देखने को मिलते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये भी एक पैराग्राफ आया था. 2024 के क्वेश्चन हैं ये सारे, कि नबार्ड 69th बोर्ड मीटिंग ऑन February 2 led to the establishment of dash which fund under the provisions of this right, initial corpus was 10 crores. So इस तरीके से यहाँ पर आपको एक X फंड के बारे में आपसे बात की गई है, एक X ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ से बात की गई है, और उसके बारे में पूछा गया है कि पहले तो ये बताओ कि ये एंटिटी थी कौन सी जो एस्टैब्लिश की गई थी. ठीक है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. ये आपको नबार्ड एनुअल रिपोर्ट का ये क्वेश्चन है. उसके बाद में फंडिंग ऑफ दिस एंटिटी कैन बी यूटिलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहां पर आपसे केवल एक चीज पहले तो आपसे पूछा गया कि वो एंटिटी कौन सी है. अगर आपको एंटिटी पता होगी तभी आप ये सेकंड क्वेश्चन आंसर कर पाओगे. तो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, नो डाउट इन दैट, और पैराग्राफ बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. यस, 1 मार्कर क्वेश्चंस भी होते हैं और वो स्लाइटली इजी भी होते हैं. जैसे कि आप ये देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉट पर्पस ब्रीड, राइट, व्हाट इज द टर्म ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो इस तरीके के आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है. लेकिन यस, ऑब्जेक्टिव पार्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से लेंदी और पैराग्राफ बेस्ड होते हैं. ठीक है, जो हमारे ईएसआई और एआरडी से आते हैं. सिलेबस सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चंस का टाइप बदल जाएगा, क्वेश्चंस की थोड़ी सी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि जो भी चीजें आपने अभी तक ईएसआई और एआरडी के स्टैटिक पार्ट के लिए या करंट अफेयर्स पार्ट के लिए प्रिपेयर करी हैं, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़िए, ज्यादा अच्छे से लर्न करके पढ़िए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज योर ऑब्जेक्टिव पार्ट इज कंसर्न. अब हम ईएसआई और एआरडी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं. सो दिस इज व्हाट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लुक लाइक. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप. अगर आप सिलेबस देखोगे ना, ये एज इट इज एक लाइन गिवन है और इस लाइन के हमसे यहाँ पर बेनिफिट्स पूछे गए हैं. अगला देखिए, इंडिया हैज सीन अ फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2014 टू 2024. व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे ईएसआई का टॉपिक है और उसके अंदर की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमसे पूछे गए. ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन. ठीक है, अगेन ये ईएसआई का टॉपिक है सिलेबस का और उसी से हमसे क्वेश्चंस पूछे गए. What are the objectives and aims of PM विश्वकर्मा and स्वामित्व स्कीम. ठीक है, डायरेक्टली स्कीम्स के क्वेश्चन है ईएसआई से. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी ड्राई लैंड फार्मिंग. ठीक है, ये हमारा एआरडी का क्वेश्चन है एज इट इज सिलेबस का टॉपिक यहाँ पर आया है. What does India's storage system contribute to? How does India's storage system contribute to the country's agriculture and food security? Directly ARD से क्वेश्चन है. ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है हमारे काफी डायरेक्ट हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर एक थीम नोटिस करो, 2 बातों को यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है. पहली चीज, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक से आते हैं या वो करंट अफेयर्स से आते हैं. देखो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं कि यार ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये तो पूरा हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. अब ये हमारा स्टैटिक का टॉपिक है, सिलेबस के अंदर गिवन है. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, वैल्यू एडिशन होता क्या है, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन के पार्ट्स क्या है, ये सब तो आपको स्टैटिक से ही पता चलेगा. लेकिन अगर आप इसके बेनिफिट्स लिख रहे हो तो इसके बेनिफिट्स के अंदर आपको कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एग्जाम्पल कुछ तो कोट करोगे, तो वो आपका करंट अफेयर से आता है. तो
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की थीम भले ही स्टैटिक या करंट अफेयर हो सकती है, लेकिन एक होलसम और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पर स्टैटिक और करंट दोनों की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख पाओगे, ठीक है। और अब इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कैसे करना है, क्या चीजें इनको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ आगे, ठीक है। बट उससे पहले अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि मैम हमारा अभी रिजल्ट आया नहीं है और रिजल्ट को लेकर हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करें। तो आप इस वक्त अपना ईएसआई और एआरडी का जो स्टैटिक पार्ट है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो, जो करंट अफेयर्स आपने अभी तक कंप्लीट करे हैं उसको आप अच्छे से कर लो, और थर्ड थिंग जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट डाइसी है और आपको डर है कि कहीं मेरी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, तो आप ये इतना पार्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन ये सारी चीजें आपकी फेज 2 के अंदर काम आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, आफ्टर रिजल्ट्स या बिफोर रिजल्ट्स को अभी हटा देते हैं। व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू फॉर योर ईएसआई एंड एआरडी पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड ईच टॉपिक ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक देखा एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री को पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वॉट आर द एग्जाम्पल्स, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री कैरी आउट की गई थी, वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। और इस बेनिफिट्स के अंदर भी आपको रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, डेटा कोट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वॉट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस करने के अंदर, वॉट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन, ठीक है, एंड वॉट इज द वे फॉरवर्ड। हर एक टॉपिक को लेकर के ये बेसिक थीम्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि अगर हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे इसी चीज के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए, बेनिफिट्स क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, उन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के आउटकम्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क होता क्या है और उसके रिगार्डिंग मेजर्स गवर्नमेंट स्टेप्स क्या ले रही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ स्कीम्स, ड्राई लैंड फार्मिंग के ऊपर शॉर्ट नोट, स्टोरेज सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो इसी चीज के अराउंड यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछे गए। सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरी सिंगल टॉपिक अराउंड दीज थीम्स, ठीक है। हर एक टॉपिक के लिए आपके पास इन थीम्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए, डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सो इस सारी ये जो अभी हम ये गाथा प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्डर मटेरियल। कोई भी और नाम दे देना जो आपको अच्छा लगे, लेकिन चलो हमने कह दिया फॉर्डर मटेरियल। ये वो फॉर्डर मटेरियल है जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा। आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक होगा आपका गुड कंटेंट एंड दूसरा होगा गुड राइटिंग स्टाइल, ठीक है। आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द कंटेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको कंटेंट जो है यहाँ पे प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स के लिए अभी तक एडिटोरियल्स अगर नहीं पढ़े थे आगे मत पढ़ना। एनरिच योर नोट्स, जो भी आपने स्टैटिक के नोट्स बनाए हैं वहीं पर आप इनको बना सकते हो, ताकि आप अपना स्टैटिक और फॉर्डर दोनों साथ साथ रिवाइज कर सको। कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। ये जो सारा फॉर्डर मटीरियल है ना, ये आपने लर्न करना है। क्यों लर्न करना है अभी आगे बताती हूँ। गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एंड एफएलटीज एज यू कैन, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्किल्स की, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपने दे दिया है, तो ऑब्जेक्टिव को कैसे टैकल करना है ये आपको आता होगा। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर बहुत अच्छे से मास्टर करना है तो देयर आर 7 पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक वाइज फॉर्डर, क्या क्या चीजों पे फॉर्डर बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर फिर से एक बार कंपाइल करके लिख दिया है कि हर एक टॉपिक के लिए ये जो थीम्स यहाँ पर गिवन है इसके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। सेकेंडली लर्न द कंटेंट। जो इतनी देर से मैं लर्न 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 बोल रही हूँ उसको कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डज गूगल लोगो लुक्स लाइक, तो आप कहोगे कि कुछ रंग बिरंगा सा होता है, उसमें कुछ येलो कलर होता है, कुछ रेड कलर होता है, ठीक है। मैं पूछती हूँ एग्जैक्टली बताओ कि रेड कलर के कितने लेटर्स होते हैं, येलो कलर के कितने लेटर्स होते हैं, कौन सा लेटर ग्रीन कलर का होता है, तो शायद आप उस चीज को रिकॉल ना कर पाओ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स लिखते हो तो वहां पर आपके पास 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको पता होता है कि इन्हीं में से एक करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। सो देयर इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, बट इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यू डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू रिकॉल। आपको एग्जैक्टली फैक्ट याद होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली डेटा याद होना चाहिए, आपको स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली याद होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। सो दैट इज रिकॉल एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग लर्न एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, ठीक है।
कोड्स, एक्शंस, डेटाज, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, ये सब आपको याद होनी चाहिए। जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एग्रो फॉरेस्ट्री के 5 बेनिफिट्स बताना, आपको टिप्स पे वो फैक्ट्स याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में उसे अच्छे से लिख पाओगे। प्लीज मेरी इन बातों से डरिए मत या ओवरवेलम मत हो जाइए, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट दिस इज द नीड, ये जरूरत है। तो अभी जब आप अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें पहले ही दिमाग में होनी चाहिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे करना क्या क्या है, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न द फॉर्डर मटेरियल, ये सिर्फ बना के मत बैठ जाना फॉर्डर मटेरियल, इसको घोट के पी लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट माइट साउंड वियर्ड बट मगिंग अप इज रिवॉर्डेड, जिसको जितना याद रहेगा उसको उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम आगे चलते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। वैसे तो कंटेंट की कीमत ज्यादा होती है, बट फिर भी ध्यान रखना कि स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा आप एग्जाम के अंदर ना करो, ये हैज हैव वाली चीजें तो एटलीस्ट ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड, यहां पर आपको जो टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी दैट इज अराउंड 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट होता है कि मैम हमने आज तक कभी टाइपिंग नहीं करी है, किस तरीके से टाइपिंग करें। देखो, अगर आपने अभी तक कभी टाइपिंग नहीं भी करी है तो भी आप इस स्पीड को अचीव कर सकते हो, इट इज इजी टू डू दैट। अब कैसे करना है, आपके डेस्कटॉप के अंदर नोटपैड ऐप होगा, है ना, उस नोटपैड ऐप को आप ओपन करो, एक फुल स्क्रीन ओपन होगी, उसका साइज रिड्यूस करके इतना कर लेना, ऐसे 1/3 साइज पे आप उसको ले आना और यहाँ पे अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करना। इसी तरीके की टाइपिंग इंटरफेस आपको एग्जाम में भी मिलेगा, सो दैट इज हाउ यू कैन डू योर टाइपिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और बाकी तो FLTs विल हेल्प यू, बट डेली बेसिस के ऊपर अगर आप 4-5 आंसर्स लिख रहे हो, सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। दूसरी बात, जितना ज्यादा हो सके डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेसेस पे कोशिश करना। बहुत से लोगों के पास लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप का कीबोर्ड माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस ऑन, क्योंकि रियल एग्जाम में आपको इस तरीके का कीबोर्ड मिलेगा, तो किसी फ्रेंड से बोरो करके इस तरीके के कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में इवैल्यूएशन, जितना ज्यादा आप आंसर्स को इवैल्यूएट कराओगे, फीडबैक लोगे और उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करोगे, द बेटर इट वुड बी। लास्टली, राइट नॉट जस्ट वन आंसर, सॉरी, बट एटलीस्ट 3 to 4 आंसर्स, ठीक है। ये तो पहले के लिए काम आ सकता था, बट अभी फिलहाल के लिए ये काम नहीं आएगा। अगर अभी आपको प्रिपेयर करना है तो आपको एटलीस्ट दिन में 3 से 4 आंसर्स डेली लिखने ही पड़ेंगे, राइट। सो दिस वाज द 7 पॉइंट एजेंडा जो आपको इस 30 डेज के अंदर यूज करना है अपनी डिस्क्रिप्टिव स्किल्स को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ फ्रॉम वेयर टू रीड, आपको चीजें पढ़नी कहाँ से हैं, ठीक है। देखो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए फॉर्डर मटीरियल या फिर जो ASI और ARD के लिए जो हमें फॉर्डर मटेरियल बनाना है, अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल किया हुआ है, वेल एंड गुड, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपने नहीं एनरोल किया है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन करके, या तो उसके आगे UPSC करके गूगल पे सर्च कर लो, या फिर चैट GPT को यूज करो। चैट GPT के ऊपर भी आप सीधा डाल सकते हो कि गिव मी द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अलॉन्ग विद द डेटा एंड अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द रिपोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से चैट GPT भी आपको एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम करके दे सकता है। तो हर एक टॉपिक को इस तरीके से अगर आप गूगल पे या चैट GPT पे सर्च करोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द फॉर्डर मटेरियल। फॉर्डर मटेरियल आप ऐसे ही तैयार कर लेना। उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए आप जो भी सोर्सेज को अभी तक रेफर कर रहे थे उन्हीं को रेफर कर लीजिए। स्टैटिक के लिए हमारी ARD के अंदर बुक्स होती हैं, नीमराज सुंडा, अरुण कात्यान, आप उन्हीं बुक्स को रेफर कर सकते हो। करंट अफेयर्स भी जिन सोर्सेज से अभी तक पढ़ रहे थे उसी सोर्स को रेफर करना है, एडिशनल कोई सोर्स यहाँ पर रेफर मत करना, ठीक है। एडिशनल जो करंट अफेयर्स करने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं कवर किए तो उनको कर लेना। बट मेन जो यहाँ पे था वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ARD ESI का जो फॉर्डर मटेरियल है उसका था कि उसको आप फॉर्डर मटेरियल कैसे बना सकते हो। सो आई हैव टोल्ड यू द वे, गूगल और चैट GPT को यूज कर लो। अगर गूगल यूज कर रहे हो तो आगे UPSC लिख देना, बहुत अच्छे आर्टिकल्स वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इनसाइट्स IAS और बहुत सारे अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आपको विजन का भी है, आपको अच्छे अच्छे वो लोग आर्टिकल्स लिख के मिल जाते हैं, तो सीधा वहां से उठा लेना। टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना रिसर्च करने के ऊपर, क्योंकि टाइम अभी है नहीं आपके पास, ओके। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि सिर्फ ये बनाकर मत बैठ जाना, इसको याद भी कर लेना वरना रह जाओगे। अब उसके बाद में आता है कि हमारा जो नेक्स्ट 30 डेज है उसके अंदर हमारा प्लान क्या होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी आई थिंक 25 हो चुकी होगी, ठीक है। अब 25 से लेकर के आप अपने डेज को, पूरा जो आपका दिन है, आप उसे 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक स्लॉट के अंदर आप अपने करंट अफेयर्स को पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करो। दूसरे के अंदर आप अपना ARD और ESI का जो स्टैटिक पार्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करो, जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर अपना फॉर्डर मटेरियल बनाना और अपने फॉर्डर मटेरियल को लर्न करना, ये पार्ट आप करो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और एवरी
थर्ड और फोर्थ डे आप एक FLT लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हर थर्ड या फोर्थ डे पे आपको एक FLT लिखना है। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ARD ESI का जो स्टैटिक पार्ट आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी डन। आपको रिविजन पार्ट पूरा यहाँ पे करना है, और उसके बाद में जो फॉर्डर मटेरियल आपको चाहिए वो भी यहाँ पर बन जाएगा। याद रखिए कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड जो है वो अब आपको इस पार्ट में देना है, क्योंकि आउट ऑफ 200 जो 150 मार्क्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही हैं। तो फॉर्डर मटेरियल बनाना और उसे लर्न करना, इस पार्ट के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा अटेंशन होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आई थिंक अगर आपने सीरियसली फेस 1 की तैयारी करी है तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक का आपका प्रिपेयर्ड होगा। यहाँ पे आपको दिसंबर और जनवरी 2 महीने का ही करंट अफेयर और एडिशनल करना है। सिमिलरली ARD ESI का स्टैटिक पार्ट आप ऑलरेडी कवर करके आए हो, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस उसको इन डेप्थ पढ़ना है और अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो इन दोनों एरियाज के अंदर आपका टाइम कम जाना चाहिए। फॉर्डर को प्रिपेयर करना, लर्न करना और आंसर्स लिखना, इस पार्ट के अंदर आपका दिन का सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको अपना डे जो है वो शेड्यूल करना है। अब आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आप वर्किंग एस्पिरेंट हो या आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो, उसके बेसिस पे आप अपने टाइम स्लॉट्स को आगे पीछे करके और फिर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द स्टडी प्लान। आई होप इस वीडियो के थ्रू फेज 2 के लिए आपको जो जो बातें पता होनी चाहिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं सब एड्रेस कर पाई हूँ। अगर फिर भी कोई चीज अनएड्रेस्ड रह गई हो, कोई ऐसी बात हो जो मैंने नहीं आपको बताई है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ दैट, राइट। On that note, students, I'm ending this session. But if you are interested in having the paid mentorship for your phase 2 preparation, then you can visit our website edutab.in. Here we have launched the live crash course for your phase 2 exam, and that is going to be extremely helpful for you, because as part of this live plus recorded crash course, we are going to provide you the fodder material for each and every chapter. We are going to provide you the model questions and answers for each and every chapter, for essays, for Pressy, for reading comprehension. We have provided you the required fodder material. Apart from that, full length mock tests are part of that. Live classes are also a part of this particular crash course. So if you are interested in having the paid mentorship for your phase 2 examination, you can enroll in our phase 2 live plus recorded crash course. Apart from that, if you have been doing self study, then you can enroll in our phase 2 test series. As part of this test series also, we are going to provide you the descriptive fodder material. We are going to provide you the full length mock test, the current affair mock test, and the solved previous year questions, right? So please do check out these courses for more details on our website. On that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best for your exam.